एक्चुअली ये माइक जो था ना म्यूट था। चलो बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, राम राम भी, जय हिंद भी, ठीक है। हाँ, वॉइस आ रही हो आप बच्चे, आ रही होगी वॉइस। असल में मेरे को ध्यान नहीं था वो, अभी एक क्लास ली थी ना, उसके बाद मैंने इसको म्यूट कर दिया था, तो ये म्यूट हो गया था, ठीक है। चलो, तो हमने लास्ट क्लास तक जो भी डिस्कस कर लिया था एडवर्ब के कॉन्सेप्ट्स को, उनसे आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। सम हॉस्पिटल पेशेंट्स एक्सपीरियंस हाईली लेवल्स ऑफ एंजाइटी, ठीक है। अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया हो अच्छे से, हम्म, आ, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि हाई, लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट था कल की क्लास का, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था वो था हार्ड और हार्डली के डिफरेंस पे बेस्ड था, ठीक है, यही था ना। ऑलरेडी ऑब्सोलीट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, एन ऑलरेडी लिख दो, ठीक है। हाँ, अब देखो, ये दो वर्ड है यहाँ पे, ध्यान से समझना। एक है हाई, और एक है हाईली। कहाँ लिख रहा हूं मैं, यहां लिखता हूं। एक वर्ड है हाई और एक वर्ड है हाईली। अच्छा, ये दोनों ही एडवर्ब हैं, ध्यान रखना। हाई भी एडवर्ब है और हाईली भी एडवर्ब है, ठीक है। अच्छा, इनमें से जो हाई है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान रखना। जैसे हमने लिखा हाई माउंटेन्स, ठीक है, और हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई बिल्डिंग। तो हाई इज एन एडजेक्टिव ऑल्सो विच कैन डिस्क्राइब नाउन्स, अदरवाइज इट इज एन एडवर्ब। तो हाई एडवर्ब है, हाईली एडवर्ब है। अच्छा, इन दोनों एडवर्ब में डिफरेंस समझना। हाईली हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे है हार्डली होता है ना, उसी तरीके से एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसका यूज हम करते हैं जनरली हाउ मच के रिप्लाई में, ठीक है, डिग्री या रेंज को रेफर करने के लिए किसी चीज की। अच्छा, हाई जो होता है ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का रिप्लाई, या एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का रिप्लाई। प्लेस लिखना था, देखो क्या लिख गया, ठीक है। ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। एडवर्ब ऑफ मैनर और प्लेस वर्ब के बाद या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। हाईली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री उस वर्ड से पहले लिखे जाते हैं जिन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये भी चाहो तो अपना समझ सकते हो कि जो हाई है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका यूज हम करते हैं वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए। मैनर जो होता है ना, वर्ब का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अच्छा, हाईली जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसका यूज हम करते हैं बेसिकली एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो कोई ना कोई क्वालिटी होते हैं, उस क्वालिटी की डिग्री क्या है ये बताने के लिए हम हाईली का यूज करते हैं। तो एक ये भी डिफरेंसेस का ध्यान रखा जा सकता है कि हाई का यूज हम वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, हाईली का यूज एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। जब ये बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं लिखा, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा लेवल्स ऑफ एंजाइटी, ठीक है। अब लेवल्स, ये जो वर्ड है नाउन है, अगर ये वर्ड नाउन है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हमने कहा कि हाई और हाईली दोनों एडवर्ब हैं, लेकिन हाई वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, तो जब हमें पता ही है कि यहाँ पे लेवल्स नाउन को डिस्क्राइब करना है तो एडजेक्टिव लिखो, हाई, हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी। तो ये वाला तो ऐसे ही सही हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे सही हो गया क्योंकि हमें पता है कि जो लेवल्स है वो नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, और एडजेक्टिव हाई होता है, हाईली तो होता नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमने लिखा दे सेट द बार वेरी हाईली फॉर व्हाट दे एक्सपेक्टेड ऑफ देमसेल्व्स। यहाँ पे सेट द बार का मतलब समझना। सेट द बार का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट करना। मान लो हम कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमने इतना ऊंचा टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा दे सेट द स्टैंड, दे सेट द बार, बार का मतलब होता है वो लेवल, स्टैंडर्ड, ठीक है। दे सेट द बार वेयर, वेयर डिड दे सेट इट, वेयर डिड दे सेट इट, कहाँ सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमें वेयर का रिप्लाई चाहिए, दे सेट द बार वेयर, वेयर डिड दे सेट इट। तो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, अब हाईली तो एडवर्ब डिग्री है, तो गलत हो गया, वेरी हाई लिख दो। वेरी हाई का मतलब बेटा हाई अल्टीट्यूड, ऊंचाई पर। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा फीलिंग्स रैन हाईली एज द इलेक्शन अप्रोच्ड हाई, ठीक है। अब वैसे तो एक चीज मैं ऐसे ही बता देता हूं कि रैन वर्ब है, हाईली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, अगर हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज ही करना होता तो हम उससे पहले लिखते, बाद में तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा, फिर हमें यह भी पता है कि हाईली का यूज हम एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, रैन वर्ब है। अच्छा, तीसरी बात छोड़ो, हाउ का रिप्लाई की जरूरत है। फीलिंग्स रन हाउ, हाउ डिड द फीलिंग्स रन, तो हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हाई होता है, हाईली तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। ये लो गया। तो हाई हाईली के ये क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे हम आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा दे इंडल्ज इन सम हाई ड्यूबियस बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब यहां पे देखो समझना, ये इन प्रेपरेशन है, ठीक है। बिजनेस प्रैक्टिसेस ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है और ये उस इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है मतलब ये, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस? ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब विच इज नॉट क्लियर, अनसर्टेन। तो जो ड्यूबियस है ना, ये एडजेक्टिव है जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, बिजनेस प्रैक्टिसेस को। अब इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक एडवर्ब चाहिए। हाई एडवर्ब होता है, लेकिन हमने पढ़ा पहली बात तो ये तब यूज किया जाता है जब हमें वेयर को और हाउ को रिप्लाई करना हो। यहाँ पर हमें वेयर और हाउ को नहीं रिप्लाई करना है, हाउ मच को रिप्लाई करना है, हाउ मच ड्यूबियस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है ड्यूबियस वर्ड एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना है तो हाईली लिखा करो, हाईली ड्यूबियस। हाईली ड्यूबियस का मतलब ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो बहुत ही ज्यादा संदेहपूर्ण थी, सस्पिशियस थी, अनक्लियर थी, ठीक है। तो ड्यूबियस एडजेक्टिव है, इसको डिस्क्राइब करना है तो हाईली लिख दो। और लेवल्स नाउन है, उसको डिस्क्राइब करना है एडजेक्टिव हाई लिख दो। सेट वर्ब है, रैन वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करना तो हाई लिख दो। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो हाई हाईली पे बेस्ड अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ गया, कभी भी कई बार आ जाते हैं, तो अपना सही कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो आंसर तुम्हें मुझे लगता है अपने आप ही बताना चाहिए। देखो तुम्हें जो बोर्ड पे सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर तो अपने आप ही बताओ। He did feel terrible at the time, but he is all right now. He did feel terrible at the time, but he is all right now. अब दोनों सेंटेंस लगभग एक से होंगे, ठीक है। हाँ, इनमें आंसर बताओ। टेरिबली। हालांकि बच्चे मैं बताऊंगा टेरिबली मत लिखो, फील जो है ना बच्चे, ये लिंकिंग वर्ब है। ये जो फील हमने यहाँ पे लिख रखी है ना, इट इज नॉट एन एक्शन वर्ब, इट इज अ लिंकिंग वर्ब, हेंस इट मस्ट बी फॉलोड बाय सम कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब्स कांट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हमने टेरिबल लिखा ना बच्चे, सही है। देखो ये फील है ना, ये लिंकिंग वर्ब है बच्चे, जो उसकी स्टेट डिस्क्राइब कर रही है। तो इसके बाद जो हमने एडजेक्टिव टेरिबल लिखा नहीं, सही है। एट दैट टाइम लिखने से भी प्रिंस कोई सही नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि दैट की ही वीकर फॉर्म द आर डिटर्मिनर होता है। देखो मैं समझाता हूं तुम्हें है क्या आंसर। ये जो दोनों वर्ड हमने लिखे हैं ना, ऑल राइट, ठीक है, ये एडजेक्टिव होते हैं और इन दोनों का मतलब होता है फाइन, ठीक। ऑल राइट का मतलब भी फाइन, ऑल राइट का मतलब भी फाइन। बस डिफरेंस ये होता है कि ये जो ऑल राइट हमने लिखा है स्पेस के साथ, ये होता है इंग्लिश का स्टैंडर्ड वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड। ये जो ऑल राइट यूज हो रहा है, ये लोगों ने अपने आप बना लिया, लेकिन फॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड होता नहीं, लोग इसको बोलचाल में यूज करते हैं, स्लैंज वर्ड है। तो ये हमने जो लिख रखा है ये गलत है, ऑल राइट, और ये वाला सही है, बस ये ध्यान रखना। ऑल राइट जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फाइन, ओके, ठीक है। डिफरेंस ये है कि इसकी दो स्पेलिंग है कॉमन, जो लोग बोलचाल में लिखने में यूज करते हैं। एक वो जो फर्स्ट सेंटेंस में लिखी है ALRIGHT, और एक वो ऑल राइट, ठीक है। इनमें से जो करेक्ट यूज है वो है ऑल राइट, जो बाद में लिखा हुआ है। ऑल राइट जो पहले सेंटेंस में लिखा वो गलत है। तो बस ये ध्यान रखना है कि ऑल राइट को कभी भी अगर लिखना है, ठीक है, तो इस तरीके से लिखा करो, ये इसकी करेक्ट मतलब स्पेलिंग है। ये स्पेलिंग लोग बोलचाल में यूज करते हैं, बट ये गलत नहीं है। कभी पेपर वगैरह में अगर इन दोनों में से कोई चूज करना पड़ जाए तो इसे चूज करना, ये अपना ध्यान रखना। थर्ड सेंटेंस पे आ जाओ। वी हैव ऑलरेडी स्पेंट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिपेयर्स। देखो मैं समझाता हूं। एक वर्ड हमने लिखा ऑलरेडी और एक हमने लिखा ऑलरेडी। पहले तो इन दोनों के डिफरेंस समझ लेना। ये ऑलरेडी वर्ड एक एडवर्ब है, ये ऑलरेडी वर्ड एडजेक्टिव है। एक तो डिफरेंस यही हो गया कि भाई ये एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखो क्या हो गया। ये जो ऑलरेडी हमने लिखा है एडवर्ब वाला, इसका मतलब होता है बाय नाउ या बाय देन। प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो इसका मतलब बाय नाउ होता है, पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो इसका मतलब बाय देन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑल राइट इज ऑलवेज यूज्ड प्रेडिकेटिवली, हाँ प्रेडिकेटिवली यूज होता है बच्चे। अच्छा, ये जो ऑलरेडी हमने लिखा ना, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑल प्रिपेयर्ड, ऑल प्रिपेयर्ड। ऑलरेडी का मतलब ऑल प्रिपेयर्ड, सब तैयार, ये ध्यान रखना है।
तो वो जो सिंगल वर्ड ऑलरेडी हमने लिखा है वो एक एडवर्ब है जिसका मतलब बाय नाउ या बाय देन होता है। पास्ट में उसका मतलब बाय नाउ, सॉरी प्रेजेंट में इसका मतलब बाय नाउ होता है, और पास्ट और फ्यूचर में उसका मतलब बाय देन हो जाता है। ठीक है, कंप्लीशन शो करने के लिए हम यूज करते हैं जनरली परफेक्ट टेंसेज में। अच्छा, इस पेज के साथ जो ऑलरेडी लिखा है इसमें ये एडजेक्टिव, एक्चुअली ये जो ऑल है ना, ये जो रेडी है वर्ड, ये एडजेक्टिव है। तो ऑलरेडी जो फ्रेज है ना, इसका मेन वर्ड एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है और इसका मतलब होता है ऑल प्रिपेयर्ड, एकदम तैयार, कंप्लीटली। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने लिखा वी हैव ऑलरेडी स्पेंट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिपेयर्स। अब देखो ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, स्पेंट मेन वर्ब है, तो यहाँ पे तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है। ये ऑलरेडी जो हमने यूज कर रखा है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का यूज या तो हम किसी नाउन से पहले उसे डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, यहाँ पे कोई नाउन भी नहीं जिसे डिस्क्राइब करना हो। ठीक है, या फिर हम ऑलरेडी का यूज करते हैं किसी लिंकिंग वर्ब के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये ऑलरेडी हमने गलत यूज कर रखा है, इसको तो हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। हमने इसे रिमूव कर दिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका हमारे पास सही करने का क्या है कि ये तो सही हो गया सेंटेंस, ऑलरेडी रिमूव कर दिया आपने, सही हो गया। लेकिन अगर हम इस वाले ऑलरेडी को लिखकर देखें तो क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है? सही हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी स्पेंट का मतलब वी हैव बाई नाउ स्पेंट, कि हम अब तक खर्च कर चुके हैं एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिपेयर्स, रिपेयर करवाने में हम बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। बाई नाउ, बाई नाउ का मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक। तो ये वाला जो एडवर्ब है ना, इसका हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। बाई नाउ और बाई देन का यूज हम परफेक्ट टेंसेज में ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला ऑलरेडी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो वाला गलत है, उसको रिमूव कर दो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, ऑल राइट को हमेशा प्रेडिकेटिवली ही यूज किया करो विक्रम सिंह, ये मैंने बता दिया बच्चे। दे आर ऑल रेडी फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर न्यू जॉब्स। वैसे तो अगर तुम समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं देखो समझा देता हूँ कितना आसान क्वेश्चन है। ये जो ऑलरेडी हमने लिखा, ये जो आर लिखा ना, लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब है तो इसका मतलब इसके बाद तुम कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। अब कॉम्प्लीमेंट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन ये जो ऑलरेडी हमने लिखा है तो एडवर्ब है, तो इसको हटा के इसकी जगह ये लिखो, दे आर ऑल रेडी। दे आर ऑल रेडी का मतलब दे आर ऑल प्रिपेयर्ड, मतलब वो बिल्कुल पूरे तरीके से प्रिपेयर हैं अपनी जिम्मेदारियों के लिए जो उन्हें नई जॉब में मिलेंगी। मतलब उनकी जो नई जॉब की जिम्मेदारियां हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए वो ऑल प्रिपेयर्ड हैं। ऑल प्रिपेयर्ड का मतलब है कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार इज ऑलरेडी अपरेंट इन द अर्ली फिल्म। फिफ्थ का आंसर अपने आप बताओ, सही है गलत है? फिफ्थ का बताओ बेटा। हाँ वो तो चलो हो गया, फिफ्थ का आंसर और बता दो। अबे फिफ्थ का आंसर बता दो, सही है गलत है? सही है। अब देखो कायदे से तो होना चाहिए सही। क्यों सही होना चाहिए? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा इस वाले एग्जांपल में, देखो कि आर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा, तो ये वाला ऑलरेडी गलत है, तो हमने इसको हटा के ये वाला लिख दिया। क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। उस हिसाब से देखें यहाँ पे जो इज हमने लिखा ये भी लिंकिंग वर्ब है, ये भी लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद में भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो एडजेक्टिव आएगा। अब ये एडजेक्टिव जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो सही हो गया। लेकिन ध्यान दो, ये जो ऑलरेडी हमने लिखा है ना, ये इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, ये इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि ये जो रेडी एडजेक्टिव होता है ना, ये प्रिपेयर्डनेस डिस्क्राइब करता है, प्रिपेयर्डनेस। तो यहाँ पे जो दे हमारा सब्जेक्ट है ना, उसके लिए हमने इसे कॉम्प्लीमेंट बना के यूज कर दिया और हमने कह दिया दे आर रेडी, कि वो रेडी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा सब्जेक्ट है प्रेजेंस। ठीक है, तो अगर हम इस रेडी को कॉम्प्लीमेंट मान लेंगे तो इसका मतलब ये बात हम प्रेजेंस के बारे में कह रहे हैं कि प्रेजेंस इज रेडी, तो ये तो ऐसे ही लॉजिकल हो गया कि पर्सन रेडी होता है कोई काम करने के लिए, कोई चीज रेडी हो सकती है, प्रेजेंस कैसे रेडी होगी? प्रेजेंस को क्या करना है जिसके लिए वो तैयार होगी? तो एक तो ये कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से लॉजिक से ही गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात अगर ध्यान से समझ पाओ ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ये है, मतलब ये जो एडजेक्टिव है ना अपरेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है जो प्रेजेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। अपरेंट का मतलब डिस्टिंक्ट, क्लियर। द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार इज अपरेंट, कि जो एक स्टार है उसकी उपस्थिति है वहां पे दिखाई पड़ने लग गई। ठीक है, क्लियर थी कि हाँ भाई एक स्टार है। ठीक है, कि उसकी शुरुआती फिल्मों से ही पता चल गया कि ये बंदा जो अभी आया है ये आगे जाके स्टार बनेगा, मतलब स्टार होने की जो क्वालिटी होती है ना वो उसमें पहले से विजिबल थी। अपरेंट का मतलब विजिबल, क्लियर।
तो यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो ये है। अब जब ये कॉम्प्लीमेंट अपेरेंट है तो ये ऑलरेडी एडजेक्टिव तो कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। एक तो वैसे ही जब अपेरेंट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो ही गया तो ऑलरेडी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमें प्रेजेंस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज करना हो तो हम अपेरेंट यूज करेंगे। द प्रेजेंस वाज क्लियर, द प्रेजेंस वाज विजिबल। रेडी क्यों यूज करेंगे? तो या तो इसे हटा दो तो सही जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार इज अपेरेंट। ठीक है। या फिर अगर ये वाला ऑलरेडी लिखना चाहते हो ना तो इसको लिख सकते हैं। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, मतलब शुरुआती फिल्मों से ही उसका पता चल गया कि भाई ये पर्सन आगे जाके स्टार बनेगा, और जो स्टार बनने की उसकी क्वालिटी थी वो उसमें पहले से ही विजिबल थे। ठीक है, ऑलरेडी विजिबल। ऑलरेडी मतलब, तो अभी जो ऑलरेडी हमने यूज किया ना, ये इस वर्ब को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को। ऑलरेडी अपेरेंट का मतलब जो पहले से ही क्लियर हो, पहले से ही विजिबल हो, जिसके लिए हमें ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो बस यही ऑलरेडी के यूजेस हो गए, ध्यान रखना। नेक्स्ट का आंसर बताओ। वी आर नॉट ऑल टुगेदर कन्विंस्ड बाई दिस आर्गुमेंट। हाँ, इज ऑलरेडी अपेरेंट, यही लिखना पड़ेगा बच्चे। आंसर बता दो फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो मैं समझाता हूं, इसे समझना। एक वर्ड हमने लिखा ऑल टुगेदर, एक हमने लिखा ऑल टुगेदर। ये जैसे ऑलरेडी वाला डिफरेंस था ना, वैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, ये अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आते रहते हैं। और नहीं आते रहे तब भी लैंग्वेज समझने के लिए हमें इनके मीनिंग, इनके यूजेस पता होने चाहिए। ठीक है। हाँ सर, आप कहाँ रहते हो? अब तू जासूसी करेगा क्या मेरी? हाँ, तुझे क्यों बताऊं मैं कहाँ रहता हूं? अब देखो यहाँ पे, ये जो ऑल टुगेदर हमने लिखा है ना स्पेस के साथ में, इसका मतलब होता है ऑल एट वन प्लेस। कि जितनी भी चीजें हैं ना वो सब की सब एक जगह हो, मतलब बिखरी ना हो, एक ही जगह पे हो। ठीक है। या यूं कह सकते हैं एज अ होल। ठीक है, मतलब एज अ होल का मतलब एज अ यूनिट, एज अ कंप्लीट यूनिट। ऑल टुगेदर का मतलब ऑल एज अ यूनिट। उसके बाद आ गया ये सिंगल वर्ड ऑल टुगेदर। इसका मतलब देखो, एक तो होता है कंप्लीटली, एडवर्ब है ये, ध्यान देना। ठीक है, कंप्लीटली। और एक इसका मतलब होता है इन जनरल। ओपिनियन वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जनरली जब हम किसी चीज को लेकर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इन जनरल। मतलब इसका मतलब होता है कंसीडरिंग एवरीथिंग। चाहो तो तुम अपना लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन समझ लेना। इन जनरल का मतलब हो गया कंसीडरिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो इसका जनरली हम यूज ओपिनियन वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, और इसका मतलब कंप्लीटली भी होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है। ठीक है। ये जो ऑल टुगेदर है जो हमने स्पेस के साथ लिखा है, इसका मतलब होता है ऑल एट वन प्लेस, सबके सब एक जगह। मान लो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग हैं, और सब एक ही जगह पे हैं लोकेटेड, तो ये बताने के लिए हम ऑल टुगेदर का यूज करते हैं। ठीक है, ऑल एज ए यूनिट भी इसका मीनिंग हम मान सकते हैं। ये भी बातें समझ में आ जाए। हाँ भाई, तुमने सही कहा था, ये मेरी बायोग्राफी बनाने के चक्कर में है, इन्हें मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन पहला क्वेश्चन देखो, वी आर नॉट ऑल टुगेदर कन्विंस्ड बाय दिस आर्गुमेंट। ठीक है, अब देखो जैसे हमने लिखा वी आर नॉट कन्विंस्ड बाय दिस आर्गुमेंट। कन्विंस इज एन एडजेक्टिव विच इज रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट वी आर नॉट कन्विंस्ड। अब हम कन्विंस नहीं है, कितना कन्विंस नहीं है, आधा नहीं कन्विंस है, पूरा नहीं कन्विंस है, कितना नहीं कन्विंस है, ये बताने के लिए हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री लिखना पड़ेगा, हाउ मच कन्विंस्ड। तो हाउ मच कन्विंस्ड, तो हाउ मच का रिप्लाई ये एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑल टुगेदर हो जाएगा, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। तो इसी को लिख दो। और पहली भी बात, यहाँ पे बहुत से लोगों को एक जगह पे होने की बात भी नहीं की जा रही, तो इसको लिख देंगे वी आर नॉट ऑल टुगेदर कन्विंस्ड बाय दिस आर्गुमेंट। तो इसका मतलब है वी आर नॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड बाय दिस आर्गुमेंट, कि हम इस आर्गुमेंट से कंप्लीटली कन्विंस्ड नहीं, मतलब पार्सली कन्विंस्ड हैं,
ठीक है, लेकिन कंप्लीटली अभी कन्विंस नहीं है। ऑल टुगेदर बच्चे जो स्पेस के साथ लिखा ना, ये एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है, दोनों ही है। मतलब जब हम वेयर को रिप्लाई करने के लिए इसका यूज करते हैं तो फिर ये एडवर्ब प्लेस होता है, अदरवाइज ये एडजेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट देखो, मोहन पुट हिज बुक्स ऑल टुगेदर इन द बॉक्स। अब हमने कहा कि मोहन ने अपनी बुक्स को, अब देखो बुक्स हमने प्लूरल फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब बुक एक नहीं होगी, बहुत सी होंगी। तो उसने अपनी बुक्स को बॉक्स में रख दिया, किसी बॉक्स में। तो इसका मतलब जो भी उसकी बुक्स थी वो उसने सब एक ही जगह पर रख दी बॉक्स में। तो अब हमें इसकी मीनिंग जरूरत पड़ेगी। मोहन पुट हिज बुक्स वेयर, ऑल एट वन प्लेस। वेयर विच वन प्लेस, इन द बॉक्स। तो अब लिखो ये वाला ऑल टुगेदर। ठीक है, मोहन पुट ऑल हिज बुक्स ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब एक साथ में, इन द बॉक्स। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में हमने लिखा ऑल टुगेदर आई फाउंड नथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन द मूवी। अब ध्यान से देखो, ये मेरा अपना ओपिनियन हो गया। एडवर्ब भी होता है बच्चे, इन जनरल जब इसका मीनिंग होता है ना तो भी एडवर्ब होता है। अब देखो जैसे ये जो थर्ड एग्जांपल है ना, इससे समझना ये बात जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे हमने लिखा आई फाउंड नथिंग ऑब्जेक्शनल इन दैट मूवी, कि मुझे तो उस मूवी में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब हमने पढ़ा था आपत्तिजनक। ठीक है, अब जब हम किसी चीज को लेकर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये ऑल टुगेदर तो हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें बहुत सी चीजों को एक प्लेस पे रेफर करना हो कि वो सब की सब एक जगह थी, बिखरी बिखरी नहीं थी। ठीक है, तो एक तो ये ऐसे ही गलत हो गया, इसको तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो गलत है। अब अगर हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो उसको लेकर हम ओपिनियन के लिए इस एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है इन जनरल। ठीक है, कि मूवी में अगर हम जनरल बात करें तो मूवी में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं था। अब जब आप जानबूझ के कोई खास कमी ढूंढना चाहो तो अलग बात है, लेकिन इन जनरल मूवी अच्छी थी और उसमें कोई भी कमी नहीं थी। ठीक है, तो ऑल टुगेदर का मतलब हो गया इन जनरल, कंसिडरिंग एवरीथिंग। फिर फोर्थ क्वेश्चन आ गया, एज अ होल पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू सच मैटर्स दीज डेज। फोर्थ का आंसर अपने आप बताओ। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बच्चों अपने आप बताओ। अभी बेटा विकास बताऊंगा, पहले फोर्थ का आंसर बताओ। एज दी होल पीपल आर वेरी। अब देखो यहां पे समझना, दो फ्रेजेस होती हैं, एक होती है ऑन द होल और एक होती है एज अ होल। ऑन द होल का एक बार मीनिंग बताओ मुझे, एक बार तुम लोग कमेंट करके ऑन द होल का मीनिंग बताओ मुझे। व्हाट डज द फ्रेज ऑन द होल मीन? ऑन द होल फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, बस ये बता दो। ऑन द होल का मतलब हो गया ऑल टुगेदर। ऑन द होल का मतलब हो गया कंसीडरिंग एवरीथिंग। ऑन द होल का मतलब हो गया इन जनरल। ठीक है, तो ऑल द होल का वही मतलब हो गया जो ऑल टुगेदर का मतलब होता है, कि जब हम किसी चीज को लेकर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और वो ओपिनियन हमारा ब्रॉड होता है, मतलब स्पेसिफिक नहीं होता, जनरल ओपिनियन होता है किसी चीज को लेकर, तो हम इसका यूज करते हैं। हाँ, जनरल बट नॉट ट्रू इन एवरी केस, ये इसका मतलब होता है ऑन द होल का। अच्छा, एज अ होल का मतलब भी अब बताओ। एज अ होल जो फ्रेज है बच्चे, अब इसका भी मतलब बताओ, एज अ होल का मतलब भी बताओ। एज अ होल का मतलब भी बता दो। ठीक है, अब देखो ये जो डब्ल्यू एच ओ एल ई वर्ड हमने होल लिखा है ना, होल का मतलब होता है कंप्लीट।
जैसे हम इसके टुकड़े कर देंगे तो पार्ट्स बन जाएंगे, अगर हम टुकड़े ना करें और कंप्लीट एक साथ रखें यूनिट, तो इसका मतलब होता है एज अ होल। ठीक है, तो एज अ होल का मतलब हो गया एज अ यूनिट, टोटल, ये मीनिंग होता है इसका। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एज अ होल का मतलब हो गया एज अ कंप्लीट थिंग, एज अ कंप्लीट थिंग, नॉट इन पार्ट्स। ठीक है, टुकड़ों में नहीं होना, कंप्लीट होना। ठीक है, और ऑन द होल का मतलब तो वही हो गया इन जनरल, ओपिनियन के लिए यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक हमने स्टेटमेंट लिखा, पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू सच मैटर्स दिस डेज। हमने कहा आजकल लोग ऐसे मामलों को लेकर बड़ा सेंसिटिव होते हैं, तो इट इज एन ओपिनियन। अब ये हर एक पे अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन जो होगा वही सेंसिटिव होगा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं। तो एक जनरल ओपिनियन है, तो अगर ये जनरल ओपिनियन है तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑन द होल लिखो। ऑन द होल का मतलब हो गया इन जनरल। हमेशा नहीं होता, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि लोग कुछ मामले को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। फिफ्थ में आ जाते हैं, दिस अर्ली नॉवल इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज वर्क ऑन द होल। ठीक है, अब मान लो कोई पर्सन है, उसने बहुत सी नॉवेल्स लिखी, लेकिन उसकी जो फर्स्ट नॉवेल थी ना वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। तो हम ये कह रहे हैं कि उसकी ये फर्स्ट नॉवेल जो है ना, इससे आप उसके पूरे वर्क को, पूरे टोटल जो उसका लिटरेचर उसने लिखा है उसको आप जज मत करो। तो वही सेंटेंस यहाँ पे कहा जा रहा है, दिस अर्ली नॉवल इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज वर्क ऑन द होल। कि जो उसकी ये अर्ली नॉवल है, जो शुरुआत में लिखी गई नॉवल है, वो उसके पूरे काम को रिप्रेजेंट नहीं करती। मतलब उसने जो पूरा काम किया अपनी जिंदगी में जाके, आप उस पूरे वर्क को उसकी पहली नॉवल से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद में उसने और भी अच्छा काम किया होगा। ठीक है, तो अगर हम उस टोटल लिटरेचर को, टोटल नॉवेल्स को रेफर करें जो उसने लिखी होंगी अपनी लाइफ में, तो फिर ये ऑन द होल तो हमने गलत लिख दिया, तो ओपिनियन के लिए यूज किया जाता है। टोटल को रेफर करना होता है एज अ होल लिखो। तो लिखो, दिस अर्ली नॉवल इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज वर्क एज अ होल। ठीक है, यहां पे ऑल टुगेदर लिख सकते हो बच्चे, ये जहां पे लिखा ना ऑन द होल, यहां पे ऑल टुगेदर बिल्कुल लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ तो, अगर कुछ पकड़ में आया तो। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे अगर समझ में आया तो एक बार आंसर बताओ। I sometimes think that God is creating man, God in creating man overestimated his ability. चलो, अब देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, उसका ध्यान रखें तुम लोग। ठीक है, एक वर्ड हो गया हमारे पास सम टाइम, और एक हो गया सम टाइम्स। ये दोनों एडवर्ब हैं, सम टाइम और सम टाइम्स दोनों ही एडवर्ब हैं। ठीक है, इनके मीनिंग का डिफरेंस समझना। सम टाइम का मतलब होता है एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम, एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम। टाइम के किसी इंडेफिनिट पॉइंट पे, इंडेफिनिट पॉइंट का मतलब जिसको अभी डिफाइन नहीं किया गया, मतलब कोई पर्टिकुलर आवर, कोई पर्टिकुलर डेट, कोई पर्टिकुलर वीक, कोई पर्टिकुलर मंथ, कोई पर्टिकुलर ईयर, जिसको अभी डिफाइन नहीं किया गया वो। अच्छा, सम टाइम्स का मतलब होता है नाउ एंड देन, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है अकेजनली, जब तब। ये इनके मीनिंग हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो मीनिंग समझ लो कि भाई सम टाइम का मतलब हो गया एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम, इन टाइम लिखना था, क्या लिख दिया कि टाइम के किसी इंडेफिनिट पॉइंट पे जिसको भी डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, और सम टाइम्स का मतलब होता है नाउ एंड देन, अकेजनली, जब तब। ठीक है, अब एक तो ये मीनिंग समझ में आ गया होगा, और एक चीज जो मैं और चाहूंगा तुम्हें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि जो सम टाइम हमने लिखा ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन का रिप्लाई। और सम टाइम्स जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हाउ ऑफन का रिप्लाई। तो सम टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है और सम टाइम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है,
अब आ जाओ क्वेश्चन वन पे। आई समटाइम थिंक दैट गॉड इन क्रिएटिंग मैन ओवर एस्टिमेटेड हिज एबिलिटी। ये हमने लिख दिया। चलो, अब मैंने लिखा, अगर ये सम टाइम हमें देखो मैं एक चीज फिर से बता देता हूँ, ये सम टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है और समटाइम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करेंगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें यूज करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द वर्ब और एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर द ऑब्जेक्ट और आफ्टर द वर्ब। समटाइम्स एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है और इसको वर्ब से पहले लिखा जाता है। देखो हमने यहाँ पे वर्ब से पहले लिख रखा है, आई थिंक, ठीक है। हाउ ऑफन डू आई थिंक, कब मुझे ऐसा लगता है। अक्सर, अक्सर का मतलब नाउ एंड देन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब हो गया अकेजनली। तो हमें पता है कि जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं वो वर्ब से पहले लिख कर यूज किए जाते हैं, तो ये थिंक वर्ब है, इससे पहले एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो आई समटाइम्स थिंक। समटाइम्स का मतलब ऑफन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने लिखा आवर फ्रेंड्स विल विजिट अस समटाइम्स नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने नेक्स्ट मंथ टाइम तो लिख दिया, आवर फ्रेंड्स विल विजिट अस नेक्स्ट मंथ, कि हमारे फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट मंथ में विजिट करेंगे। लेकिन अब हम देखें तो जैसे नेक्स्ट मंथ जो है, मान लो ये नेक्स्ट मंथ है, तो अब इस मंथ में वो हमें विजिट करेंगे, लेकिन विजिट करेंगे तो कौन सी डेट को, कौन से डे को। भाई एक मंथ में तो 30 डेज होते हैं, कौन से डे को वो हमें विजिट करेंगे वो तो इसमें मेंशन नहीं है। तो जिस डे को भी विजिट करेंगे ना, वो डे अभी इंडेफिनिट है, मतलब उसको भी डिफाइन नहीं किया गया कि दिस डेट और दिस डे। जब वो डेफिनेट हो जाएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन जब तक वो डेफिनेट नहीं है तब तक उस पॉइंट को रेफर करने के लिए जिस दिन वो हमें विजिट करेंगे, हम ये सम टाइम एडवर्ब का यूज करेंगे। तो आर फ्रेंड्स विल विजिट अस सम टाइम नेक्स्ट मंथ। सम टाइम का मतलब एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। किसी इंडेफिनिट पॉइंट पे टाइम पे हमें विजिट करेंगे, और वो जिस दिन विजिट करेंगे हमें नेक्स्ट मंथ में, वो दिन वो डेट अभी डिफाइंड नहीं है। चूंकि वो अभी डिफाइंड नहीं है तो उसी के लिए हम यहाँ पे सम टाइम का यूज कर रहे हैं। तो ये अपना ध्यान रखना, इस सम टाइम का यूज हम तब करते हैं जब हमें टाइम के किसी ऐसे पॉइंट को रेफर करना हो जिसको अभी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, जो अभी अननोन है। जब वो नोन हो जाएगा तो हम उसको डेट के थ्रू या डे के थ्रू या ईयर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन जब तक वो डिफाइन नहीं हो जाता तब तक हम उसके लिए सम टाइम एडवर्ब का यूज करते रहते हैं, ठीक है। सम टाइम नेक्स्ट मंथ का मतलब एट सम इंडेफिनिट डे इन नेक्स्ट मंथ। थर्ड का आंसर मैं बताऊंगा, मैं चाहूंगा तुम लोग अपने आप बताओ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। हितेश दत्त बेटा ऐसे नहीं लिख सकते। सत्यम राय, आई थिंक समटाइम, सोचने से पहले, एक बार लिखने से पहले ना सोचा भी करो। मतलब कोई चीज हमने ग्रामर के हिसाब से सही लिख दी, लेकिन ये भी सोचा करो इज दैट पॉसिबल, लॉजिकली पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। ग्रामर इज नॉट एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि तुमने सेंटेंस ग्रामर के रूल्स के हिसाब से सही लिख दिया तो वो सही हो जाएगा, वो लॉजिकल होना भी जरूरी है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, इट विल टेक सम टाइम्स टू ओरिएंट योर सेल्फ टू दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग। हाँ, अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, इसका ध्यान दें। ये जो विल टेक हमने लिखा ना, वर्ब है। इट विल टेक व्हाट विल इट टेक। तो यहां पे हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए, व्हाट विल इट टेक। तो व्हाट का रिप्लाई तो सबको ही पता है कि ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन होगा, लेकिन हमने तो पढ़ा ये दोनों एडवर्ब हैं। अगर ये दोनों एडवर्ब हैं, नाउन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट तो ये बन नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस हमारा गड़बड़ हो गया। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ तीसरी बात, उसे भी समझना। दो समटाइम तो ये हो गए, मतलब दो एडवर्ब ये हो गए ना, समटाइम और समटाइम्स। अब एक तीसरा वर्ड हम लिखते हैं समटाइम, ऐसे स्पेस के साथ। जब स्पेस के साथ हम सम टाइम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो समझना, ये जो टाइम है ना, ये नाउन है, ठीक। और जो सम है वो इस नाउन का डिटरमिनर है। जैसे हमने लिखा सम मनी, सम फूड, वैसे ही हो गया सम टाइम। और सम टाइम का मतलब हो गया अ वाइल, थोड़ा समय। तो जो सम टाइम है ना, ये नाउन होता है। अगर मान लो कभी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़े ना, तो इस सम टाइम का यूज करना है स्पेस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हम इस सम टाइम्स को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। हम लिख देंगे सम टाइम। इट विल टेक सम टाइम। इट विल टेक सम टाइम का मतलब इस काम को होने में भी टाइम लगेगा। कई बार नई तरीके से सोचने में, खुद को ओरिएंट करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि हमने उधर फीस जमा करी और इधर क्लास लेनी शुरू करी और हम बिल्कुल जैसे सर समझा रहे हैं वैसे समझना शुरू कर देंगे। कई बार उसको अपने को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, तो सम टाइम ऐसे नहीं बच्चा, सम टाइम लिखो स्पेस के साथ। जो हम स्पेस के साथ सम टाइम लिखते हैं ना, ये नाउन फ्रेज होते हैं। असल में देखो होता क्या है, जो टाइम वर्ड हमने लिखा ना, ये है नाउन, और सम उसका बन गया डिटर्मिनर, ठीक है। तो सम टाइम एक नाउन फ्रेज है जिसका हम यूज सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे, और इसका मतलब हो गया अवाइल। अवाइल का मतलब कुछ समय। फोर्थ का आंसर अपने आप बताओगे क्या।
जय नारायण गुप्ता इन, वो जो इन लिखा है ना वो सही है, इस नहीं लिखना है, इन लिखना है। गॉड वर्ब के सब्जेक्ट जो है ना वो ओवर एस्टिमेटेड है। हम्म। अरे, हम्म। अब देखो इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज तुम्हें समझा देता हूँ। लाउड वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हाई वॉल्यूम। लाउडली वर्ड जो है वो उस एडजेक्टिव का एडवर्ब है। जैसे लाउड एडजेक्टिव है तो लाउडली उसकी एडवर्ब फॉर्म हो गई। अच्छा, फिर अलाउड जो है ये भी एडवर्ब है। तो लाउड वर्ड एडजेक्टिव है, ये तो ध्यान रखना। लाउडली और अलाउड एडवर्ब्स हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो समझ लेना। लाउडली का मतलब है एट हाई वॉल्यूम। ठीक है, और अलाउड का मतलब होता है एट ऑडिबल वॉल्यूम। जनरली जब हम किसी पर्सन से कोई बातचीत करते हैं ना तो हमें वहां पे ऑडिबल का अलाउड का यूज करना चाहिए। अलाउड का मतलब होता है ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब इतना तेज जो उस पर्सन को सुनाई पड़ जाए। लेकिन जब जो लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, शोर मचाते हैं तो हम वहां पे लाउडली यूज करते हैं। तो लाउडली एक तरीके से इरिटेटिंग लेवल ऑफ साउंड होता है, कि मतलब एक ऐसा लेवल होता है जो कि इरिटेटिंग होता है, ठीक है, दैट कॉजेज नॉइज। और अलाउड का मतलब होता है जो हम कन्वर्सेशन में जो हमारा वॉल्यूम होता है, एक दूसरे से बात करते हुए, कुछ बताते हुए, कहते हुए, पूछते हुए, जो हमारा टोन या जो हमारा वॉल्यूम होता है उसको हम कहते हैं अलाउड। अलाउड का मतलब होता है ऑडिबल वॉल्यूम, लाउडली का मतलब होता है हाई वॉल्यूम। ठीक है, इस डिफरेंस के साथ इनका यूज क्या करो। अब जैसे ये जो हमने लाउड लिखा है, ये एडजेक्टिव है, ये तो गलत है क्योंकि स्पोक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब होने की वजह से इसके बाद में एडवर्ब आएगा, तो जो लाउड एडजेक्टिव था वो गलत हो गया, हमें एडवर्ब लिखना है। ठीक है, अब हमने लिखा द मैन स्पोक, अब एडवर्ब लिखना है। अब या तो हम लाउडली लिखें या लाउड लिखें। तो हमने लिखा एंड विद मोर वेहेमेंस। वेहेमेंस का मतलब फोर्स, और जोर के साथ में। देन ही हैड इंटेंडेड, मतलब जितना चाहता था उससे ज्यादा जोर के साथ बोला। तो इसका मतलब हमें ये मीनिंग कन्वे करना है, हाई वॉल्यूम, फोर्स वाला। तो यहां पे लिखो लाउडली। द मैन स्पोक लाउडली एंड विद मोर वेहेमेंस देन ही हैड इंटेंडेड। अच्छा, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा था पोस्टमैन वुड रीड द लेटर्स लाउडली टू द ओल्ड मैन, कि पोस्टमैन था वो ओल्ड मैन को लेटर पढ़ के सुना देता था। मान लो ओल्ड मैन को पढ़ना नहीं आता होगा तो वही उसका लेटर पढ़ के उसे सुना देता होगा। तो ऐसी कंडीशन में लाउडली का यूज मत करो, अलाउड का यूज करो। ठीक है, तो अलाउड का यूज क्या करो उस जगह पर जहां पे कन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, हम किसी कुछ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो जो वॉल्यूम हमारी मतलब होता है, वॉल्यूम का लेवल होता है, वो होता है अलाउड। ठीक है, लेकिन जब कोई पर्सन चीखता है, चिल्लाता है, फोर्स के साथ में लड़ाई वगैरह कर रहा होता है तो वहां पे लाउडली का यूज क्या करो। बाकी ये मीनिंग ध्यान रखना, लाउडली का मतलब एट हाई वॉल्यूम, अलाउड का मतलब एट ऑडिबल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन देखो, द ग्रुप इज सेड टू बी गेनिंग सपोर्ट स्पेशली इन द रूरल एरियाज। चलो एक काम करो, आंसर बताओगे नहीं बताओगे वो छोड़ो, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग बता दो मुझे, फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये वर्ड एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग बता दो। ओनली फॉर दैट, बढ़िया। देखो इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली। ठीक है, टू बी प्रिसाइज।
जब हम किसी जनरल इंफॉर्मेशन को किसी एक पर्टिकुलर इवेंट से एक पर्टिकुलर एग्जांपल से रिलेट कर देते हैं तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं स्पेशली। इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली। जो इस बच्चे ने कमेंट किया ना ओनली फॉर दैट, केवल उसके लिए, बाकियों के लिए नहीं, लगभग इसका मतलब यही होता है। स्पेशली का मतलब हो गया पर्टिकुलरली, टू बी प्रिसाइज, मतलब एक जनरल आइडिया को एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से रिलेट करना होता है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को रेफर करना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड और भी होता है स्पेशली, इसका भी मीनिंग बताओ। चलो इसका मैं ही बता देता हूँ अपनी तरफ से। इस स्पेशली का मतलब देखो, एक तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब एक तो होता ही है इन अ स्पेशल मैनर, जैसे स्वीट से स्वीटली बन गया वैसे स्पेशल से स्पेशली बन गया। तो इसका मतलब है इन अ स्पेशल मैनर, जैसे स्वीटली का मतलब हो गया इन अ स्वीट मैनर, वैसे स्पेशली का मतलब हो गया इन अ स्पेशल मैनर, एक खास तरीके से। ठीक है, अच्छा बाकी इसका एक मतलब ये भी होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब एक चीज तुम्हें अगर समझ में आई हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, समझना। ये जो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस हमने लिखा है ना, ये वाई का रिप्लाई है, और इन स्पेशल मैनर जो है ना, ये हाउ का रिप्लाई है। तो ये जो स्पेशली हमारा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, हाउ का रिप्लाई, और एडवर्ब ऑफ पर्पस होता है, वाई का रिप्लाई। ये जो स्पेशली है, ये मैनर या पर्पस नहीं होता, ये एम्फेसाइज करने के लिए लिखा जाता है किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल को। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए होता है। किसी जनरल सिचुएशन में जब हम अपना पर्टिकुलर एग्जांपल से रिलेटेड ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो हम स्पेशली का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली, टू बी प्रिसाइज। ठीक है, अब मैं ये बातें तुम्हें एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूँ। ये बेसिक आइडिया था जो समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ। द ग्रुप इज सेड टू बी गेनिंग सपोर्ट। अब हमने कहा ये जो ग्रुप है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सपोर्ट इन्हें मिल रहा है, मतलब ये सपोर्ट गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोर्ट गेन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सपोर्ट तो कहीं से भी उन्हें मिल सकता है, गांव से भी मिल सकता है, शहर से भी मिल सकता है, टीयर टू शहरों से भी मिल सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन है उसको हाईलाइट कर दिया, इन द रूरल एरियाज, कि मतलब देहात क्षेत्र में उनको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्पेशली है ना, ध्यान से देखो, इसका मतलब है पर्टिकुलरली। भाई उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट गेन कर रहे हैं, तो सपोर्ट गेन कर रहे हैं तो इन जनरल सब जगह गेन कर रहे होंगे, शहरों में भी कर रहे होंगे, गांव में भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा है, तो उसको हम हाईलाइट करने के लिए इस स्पेशली का नहीं यूज करेंगे, इस वाले स्पेशली का यूज करेंगे। स्पेशली इन रूरल एरियाज, स्पेशली इन रूरल एरियाज का मतलब पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, की जो रूरल एरियाज हैं वहां पर तो उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, बाकी जगह पे भले ही कम मिल रहा हो, लेकिन रूरल एरियाज में ये मतलब ज्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट हमने लिखा दिस कंपोस्ट इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर पोट प्लांट्स। पोट प्लांट्स होते हैं ना जो घर पे जैसे पौधे वगैरह लगा लेते हैं, पोट्स में जो लगा लेते हैं, ये पोट प्लांट्स का मतलब वो हो गया। ठीक है, तो हमने कहा दिस कंपोस्ट इज फॉर्मुलेटेड। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मुलेटेड वर्ब हो गई पैसिव वॉइस की। हाउ इज इट फॉर्मुलेटेड, इसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें हाउ का रिप्लाई चाहिए। अब हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये वाला स्पेशली तो एडवर्ब मैनर होता नहीं है, तो ये वाला लिख दो स्पेशली फॉर्मुलेटेड। स्पेशली फॉर्मुलेटेड का मतलब देखो क्या समझना, स्पेशली फॉर्मुलेटेड का मतलब हो गया फॉर्मुलेटेड इन अ स्पेशल मैनर, मतलब एक खास तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सी दवाएं वगैरह होती हैं, चूरन वगैरह होते हैं, वाइन वगैरह होती है, तो उनको कोई खास प्रोसेस के थ्रू मतलब प्रोसेस किया जाता है, उनको अलग तरीके से बनाया जाता है, कंटेनर में भर के रख दिया जाता है दसों साल तक। ठीक है, तो स्पेशली का मतलब इन स्पेशल मैनर, एक खास तरीके से, डिफरेंट वे में। थर्ड पे आ जाओ। द म्यूजिशियन हैज कंपोज दिस म्यूजिक, कि म्यूजिशियन ने ये कंपोज किया म्यूजिक। वाई, वाई, फॉर फॉर द ओकेजन। अब देखो जो फॉर है ना, ये प्रिपरेशन, ये पर्पस की प्रिपरेशन होती है, रीजन की प्रिपरेशन होती है। वाई हैव द कंपोज, क्यों उसने कंपोज किया, तो ये पर्टिकुलर पर्पस हो गया, पर्टिकुलर रीजन हो गया, एक ओकेजन है, मान लो किसी का बर्थडे होगा या कोई पार्टी होगी, उस पार्टी के लिए उसने उस म्यूजिक को कंपोज किया है। तो जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो ये वाला स्पेशली नहीं, ये वाला लिखा करो स्पेशली। स्पेशली का मतलब हो गया पर्टिकुलरली फॉर द ओकेजन, कि मतलब फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हरिओम। तो स्पेशली फॉर द ओकेजन का मतलब ओनली फॉर द ओकेजन एंड नथिंग एल्स, केवल ओकेजन के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ। हरिओम। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर तुम लोग अपने आप बताओ, मैं काफी देर से बोल रहा हूं।
हरिओम। पढ़ाई कर लो देवी जी। आंसर बता दो देवी जी, आंसर नहीं बताएंगे? हरिओम देखो मेरा कमेंट कर दिया इसने। रोड साइड। हाँ बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, इनसाइड, आउटसाइड और बिसाइड, ये जो वर्ड्स है ना, ये एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ, आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ, बिसाइड का मतलब पास में, बिसाइड का मतलब साइड में, पास में, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं यहाँ पे लिखूं रोड साइड, बेड साइड, सी साइड, ये जो वर्ड्स है ना, ये नाउन है, ये एडवर्ब नहीं है, ये नेम्स है, नेम्स। रोड साइड का मतलब है साइड ऑफ द रोड, बेड साइड का मतलब है साइड ऑफ द बेड, सी साइड का मतलब है साइड ऑफ द सी। तो ये जो नाउन होते हैं, जैसे रोड नाउन है, बेड नाउन है, सी नाउन है, तो जब हम बेड साइड लिखेंगे, सी साइड लिखेंगे, रोड साइड लिखेंगे ना, तो ये वर्ड भी नाउन होगा। तो ये वर्ड नाउन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनसाइड, आउटसाइड, बिसाइड जो है वो एडवर्ब्स हैं, वेयर का रिप्लाई। जब ये बातें समझ में आ जाए तो अपने इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो हमने लिखा था गेस्ट वर आस्क्ड टू पार्क देयर कार्स, वेयर, वेयर वर दे आस्क्ड टू पार्क देयर कार्स, कहां पार्क करने के लिए उन्हें कार्स कहा गया था। तो हमें यहाँ पे वेयर का रिप्लाई लिखना है। अब वेयर का रिप्लाई तो सबको ही पता है कि एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अब हमने रोड साइड लिख दिया, अगर ये रोड साइड एडवर्ब हो तो ये ठीक है, लेकिन ये तो एडवर्ब है नहीं, ये तो नाउन है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब मान लो हम रोड साइड की जगह इनसाइड लिख दें तो ये सही है, द गेस्ट वर आस्क्ड टू पार्क देयर कार्स इनसाइड। आउटसाइड लिख दें तो भी सही है, लेकिन ये रोड साइड गलत है। तो रोड साइड नाउन है, वो एडवर्ब नहीं हो सकता, तो ये वेयर का रिप्लाई नहीं हो सकता, गलत है। अब या तो इसको हटा के हम कोई एडवर्ब लिख दें, या फिर हमने पहले पढ़ रखा है कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो फ्रेजेस होती हैं वो भी एडवर्ब या एडजेक्टिव बन जाती हैं। तो इस नाउन को अगर हम किसी प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख दें तो एडवर्ब फ्रेज वेयर का रिप्लाई बन जाएगी। तो पास के लिए प्रिपोजिशन बाई का यूज क्या करो, बाई द रोड साइड। तो इसको लिखो द गेस्ट वर आस्क्ड टू पार्क देयर कार्स बाई द रोड साइड। बाई का मतलब नियर होता है, जब बाई प्रिपोजिशन का यूज हम प्लेस को रेफर करने के लिए करते हैं तो इसका मतलब होता है नियर, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे द गेस्ट वर आस्क्ड टू पार्क देयर कार्स बाई द रोड साइड। बाई द रोड साइड का मतलब रोड के किनारे, कि गेस्ट को कहा गया होगा कि अपनी कार्स को रोड के किनारे पार्क करें। चलो ये हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा यू शुड पे एवरी मंथ एंड स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ योर इंश्योरेंस। You should pay every month and spread the cost of your insurance. फिफ्थ का आंसर बताओगे बच्चों? बेटा अलंकार त्यागी ये तुम्हारा सही है, जो तुम लिख रहे हो ना कमेंट, बेटा ये सही है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मीनिंग बदल जाएगा, लेकिन तुम लोगों को चूंकि मानना सुनना नहीं है, मैं बहुत बार कहता हूँ कभी किसी सेंटेंस का मीनिंग चेंज करके उसे सही मत किया करो, लेकिन हाँ ऐसे लिखेंगे तो भी सही होगा बच्चे। चलो, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, हमने लिखा यू शुड पे एवरी मंथ एंड स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ योर इंश्योरेंस। मान लो जैसे किसी पर्सन ने इंश्योरेंस लिया 1 साल का, ठीक है, और सपोज मान लो उसका प्रीमियम हो गया 50,000, तो या तो वो एट ए टाइम 50,000 पे करे, या इसके मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा दे, ठीक है। मान लो इसके वो मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा दे, तो 4,000 कुछ रुपए देने पड़ेंगे और हर महीने देता रहे, ठीक है। ये सेंटेंस यही कह रहा है, यू शुड पे एवरी मंथ एंड
स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ योर इंश्योरेंस, कि जो तुम्हारे कॉस्ट है इंश्योरेंस की उसको कम कर लो। स्प्रेड का मतलब उसको फैला दो। एट अ टाइम पूरी कॉस्ट एक साथ सर पे पड़ जाएगी, 50,000 एक बार में देने पड़ेंगे। आप चाहो तो उसको मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा के उस कॉस्ट को अपना स्प्रेड कर दो। ठीक है, स्प्रेड कर देने का मतलब वो लेस बर्डनसम हो जाएगी, फिर लेस बर्डनसम हो जाएगी, कम बोझ लगेगा। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। खैर, जब ये बातें समझ में आ गई, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं। ये जो हम एवरी मंथ लिख रहे हैं, या हम एवरी डे लिख दें, या हम एवरी ईयर लिख दें, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इनसे हमें ये पता चलता है कि कोई काम कब कब होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम मंथली लिख दें, एवरी मंथ की जगह मंथली लिख दें, तो उसका भी मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एवरी मंथ हो जाएगा, एक मतलब इसका एवरी मंथ हो जाएगा मंथली का। लेकिन इसका एक मतलब और भी हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा मंथ वाइज। ठीक है, मंथ वाइज का मतलब मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब ये हमें ध्यान देना है। जैसे हमने एवरी ईयर लिखा, तो एवरी ईयर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एवरी ईयर का मतलब जो काम हो रहा है ना इस साल, फिर वो अगले साल भी हम करेंगे। जैसे वी गो टू शिमला एवरी ईयर, तो मतलब हम शिमला जाते हैं हर साल। इस साल गए, अगले साल फिर जाएंगे, अगले साल भी जाएंगे। तो जैसे हमने एवरी ईयर लिखा, एवरी डे लिखा, एवरी मंथ लिखा, तो दीज थिंग्स, दीज एडवर्ब फ्रेजेस रेफर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सम इवेंट, कि सम इवेंट्स हैपेंस एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईयर, कि जो हम इस बार कर रहे हैं वो हम अगले बार भी करेंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर हम मंथली लिख दें, ईयरली लिख दें, तो उनका भी मतलब ये होता है। ईयरली का मतलब ये भी हो सकता है कि साल के साल, ठीक है, हर साल। और ईयरली का मतलब ईयर वाइज भी होता है। ठीक है, अब यही डिफरेंस हमें यहाँ पे समझना है, क्योंकि कोई पर्सन है अगर वो अपनी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को स्प्रेड कर रहा है, तो उसको मंथ वाइज पे कर दे। एट अ टाइम होलसम पे करने के, एक ही बार में लमसम पेमेंट करने के बजाय उसको मंथ वाइज पेमेंट कर दे। तो अगर हमें ये मीनिंग कन्वे करना है ना मंथ वाइज, तो ये एवरी मंथ गलत हो जाएगा, इसका यूज मत करो, यहाँ पे लिखो मंथली। ये आंसर है। यू शुड पे मंथली, मतलब एट अ टाइम क्यों पे करोगे, उसको मंथली पे कर दो। मंथली का मतलब हो गया मंथ वाइज, महीने के हिसाब से पे कर दो, एक बार में पूरे साल का मत पे करो। ठीक है, चलो ये आंसर हो गया। ये बात ध्यान रखना जो बताई गई है। अच्छा अगर हम लिख देंगे यू शुड पे एवरी मंथ, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि हमने प्रीमियम इस महीने भी दिया, फिर अगले महीने भी देंगे, फिर अगले महीने भी देंगे, फिर अगले महीने भी देंगे, ये रिपीटेशन हो गया। ठीक है, अच्छा मंथली लिख देने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो लमसम अमाउंट था हमने उसको मंथ वाइज पे कर दिया, मतलब उसके टुकड़े कर दिया। नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव विजिटेड दिस मॉन्यूमेंट अगो। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत आसान है और तुम शायद इसका आंसर मुझे बताओगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत हैं। ये असल में फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस टू प्रोवाइड कॉमन एरर वगैरह में ना कई बार आ जाते हैं, कई बार टकरा जाते हैं। ठीक है, हम देखो, चलो मैं बता देता हूँ, देखो समझना है यहाँ पे। ये दो एडवर्ब हैं, एक है एगो और एक है बिफोर। मीनिंग तो तुम इन दोनों का जानते ही होगे, बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ। अगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। अब इतनी सी बात से देखो हमें क्या समझ में आया। इतनी सी बात से हमें यह समझ में आया कि एगो का यूज हम करते हैं उस टाइम को जो बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट हो, प्रेजेंट से बैक जाने से जो टाइम होता है उसको लिए हम एगो का यूज करते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम प्रेजेंट से बैक जाएंगे ना कहीं पे, तो जिस टाइम पे हम पहुंचेंगे वो पास्ट होगा। एगो का मतलब ये होता है। अच्छा लेकिन बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट, मतलब हम पास्ट के किसी पॉइंट से फिर और बैक चले जाएं। ठीक है, तो हम बिफोर का यूज करेंगे जब पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जाएंगे, तब प्रेजेंट से नहीं। अच्छा फिर जब हम पास्ट से पास्ट चले जाएंगे तो वो जो टाइम बनेगा वो पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, और उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि जब हम एगो का यूज कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे टेंस लिखना पड़ता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, लेकिन जब हम बिफोर लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है पास्ट का परफेक्ट टेंस।
ये छोटी सी बात है। अब जैसे हमने यहाँ पे अगो लिखा, लेकिन ध्यान से देखो ये टेंस हमने प्रेजेंट परफेक्ट लिख रखा है, तो कायदे से हमें पास्ट इंडेफिनिट लिखना चाहिए। अब पास्ट इंडेफिनिट लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हैव को रिमूव करना है, सेंटेंस से हो जाएगा। हैव रिमूव कर दो, सेंटेंस से हो जाएगा। लेकिन अगर हम हैव रिमूव भी कर दें तब भी एक गड़बड़ रहेगी। क्या गड़बड़ रहेगी कि अगो और बिफोर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पॉइंट से बैकवर्ड जाके किसी दूसरे पॉइंट को रेफर करें और उनके बीच की ड्यूरेशन को मतलब बताना चाहें। जैसे हमने लिखा 3 days अगो, तो 3 days अगो का मतलब आज से 3 days बैक, ठीक है। या हमने लिखा 5 years अगो, तो 5 years का मतलब दिस ईयर टू 5 years बैक। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगो को सही मान रहे हैं तो हाउ मच अगो ये तो हमने लिखा ही नहीं। भाई अगो लिख रहे हो तो ये बताना पड़ेगा ना हाउ मच अगो, वो तो हमने लिखा ही नहीं। तो या तो हम दो करेक्शन करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएं और यहाँ पे अगो के साथ में कोई टाइम लिखें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि हम इस अगो को हटा के बिफोर कर दें, और ये लो सही हो गया। लेकिन अब सोचने वाली बात कि सही कैसे हो गया, क्योंकि अगर हम बिफोर लिख रहे हैं तो एक तो टेंस पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। दूसरा, जब अगो के साथ हमने कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखी वो गलत हो गया, तो बिफोर के साथ नहीं लिखी तो ये भी गलत हो जाना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, बिफोर इसलिए सही हो गया क्योंकि बिफोर का मतलब अर्लियर भी होता है, और बिफोर का ये वाला मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो जो बिफोर होता है ना, उसका यूज हम पास्ट के किसी पॉइंट से बैकवर्ड टाइम को रेफर करने के लिए भी करते हैं। अदरवाइज बिफोर का मतलब अर्लियर भी होता है। अर्लियर का मतलब पहले, किसी भी पॉइंट से पहले के टाइम को रेफर करने के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं, जो कि एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हरे, तो ये जैसे हमने लिखा ना, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव विजिटेड दिस मॉन्यूमेंट बिफोर, तो इसका मतलब हो गया कि काफी ऐसे टूरिस्ट हैं जो इस मॉन्यूमेंट को पहले विजिट कर चुके हैं। कब पहले उन्होंने विजिट किया वो पता नहीं, लेकिन पहले कर चुके हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाओ, द एक्टर वॉज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट अ फ्यू मंथ्स बिफोर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने लिखा फ्यू मंथ्स बिफोर, तो अब फ्यू मंथ्स बिफोर का मतलब हम पास्ट के किसी पॉइंट से कुछ मंथ्स बैक चले गए। तो अगर हम पास्ट के किसी, बिफोर का मतलब यही होता है ना, बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। तो अगर हम पास्ट के किसी पॉइंट से बैक चले गए तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो या तो वो टाइम गलत है या फिर ये टेंस गलत है। अब हमेशा ध्यान रखना कि टाइम और टेंस, जब तुम्हें लगे ना कि दोनों में से कोई एक गलत है, तो टेंस के अकॉर्डिंग टाइम नहीं यूज किया जाता, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज किया जाता है, तो वहां पे टेंस ही गलत माना करो। लेकिन ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे हैड किल्ड कर देना चाहिए, हैड बिन किल्ड। लेकिन अगर हम हैड बिन किल्ड कर देंगे तो इसका मतलब हम पास्ट के किसी पॉइंट से बैक गए हैं, लेकिन पास्ट के किस पॉइंट से बैक गए वो तो यहाँ पे लिखे ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज भी हम तब करते हैं जब हमारे पास दो एक्शन हो पास्ट के और उनमें से एक कोई दूसरे से पहले हुआ हो। यहाँ तो हमारे पास सिंगल एक्शन है, पास्ट के दो एक्शन तो है ही नहीं, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज कर लेंगे। तो बजाय कि वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस लिखने के ना, यहाँ पे अगो लिख दो, ये आंसर है। तो लिख दो द एक्टर वॉज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट अ फ्यू मंथ्स अगो। इसका मतलब हम मान लेंगे कि हम प्रेजेंट से बैकवर्ड टाइम को रेफर कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमने लिखा दे आर बिजी एट द मोमेंट, दे विल मीट द कैंडिडेट्स आफ्टर। भाई हमने कहा कि वो लोग अभी बिजी हैं और कैंडिडेट से वो मिलेंगे लेकिन बाद में। टेंस आते नहीं, कोई नहीं बेटा, अब आगे टेंस भी, अब कुछ दिनों में टेंस का ही नंबर आने वाला है। अरे यार। चलो, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा थर्ड, इसको लेकर देखो एक मैं चीज समझा देता हूँ। ये जो बिफोर वर्ड होता है, ये वर्ड एक एडवर्ब होता है। जैसे अभी हमने लिखा ना यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बिफोर, तो ये एडवर्ब है। बाकी ये प्रेपोजिशन भी होता है। अगर हम इससे पहले कोई, इसके बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन को इसका ऑब्जेक्ट बना के लिख दें तो ये प्रेपोजिशन हो जाता है। जैसे हम लिख दें बिफोर देयर अराइवल, बिफोर संडे, तो ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। बाकी ये कंजंक्शन भी होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अगर हम इसके साथ में कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख दें तो ये कंजंक्शन होता है, ठीक है। बिफोर ही वॉक अप वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं आफ्टर पे। तो अब जैसे बिफोर है, आफ्टर है, ये दोनों ही टाइम को रेफर करने वाले वर्ड्स हैं। तो अगर वो एडवर्ब है तो ये भी एडवर्ब होना चाहिए। अगर वो, एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, ये बिफोर लिख दिया, प्रेपोजिशन लिखना था। तो अगर वो प्रेपोजिशन है तो ये भी प्रेपोजिशन होना चाहिए। अगर वो कंजंक्शन है तो ये भी कंजंक्शन होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही टाइम को रेफर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो बिफोर है ये एडवर्ब, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन तीनों ही है। लेकिन ये जो आफ्टर है ना, ये केवल
कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब नहीं है। ये एक्चुअली आफ्टरवर्ड एडवर्ब नहीं होता है, इसको हम कुछ फ्रेजेस में जरूर लिखकर यूज करते हैं जहां पे एडवर्ब हो जाता है। जैसे हमने सून आफ्टर लिख दिया, रादर आफ्टर लिख दिया, तो फ्रेजेस में ये यूज होता है, एडवर्ब फ्रेजेस में, लेकिन ये खुद इंडिपेंडेंट एडवर्ब नहीं होता। तो अगर ये एडवर्ब होता नहीं है तो जो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है ये तो एडवर्ब ही है। कंजंक्शन तो इसे हम कह नहीं सकते क्योंकि ये कोई क्लॉज तो बना नहीं रहा, कनेक्ट तो कर नहीं रहा किसी क्लॉज को। प्रीपोजिशन भी कह नहीं सकते क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसका तो ऑब्जेक्ट तो हमने लिखा नहीं है। अगर ये प्रीपोजिशन होता तो हमें इसका तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता, आफ्टर लंच, आफ्टर दिस, आफ्टर दैट। तो ये तो एडवर्ब है, अगर ये एडवर्ब होता नहीं तो हम इसे एज एन एडवर्ब क्यों यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, या तो इसको एज अ प्रीपोजिशन ट्रीट करो और इसके बाद में कोई नाउन लिख दो, दे आर बिजी एट द मोमेंट, दे विल मीट द कैंडिडेट्स आफ्टर द मीटिंग, ठीक है, ऐसे कुछ लिख दो। या फिर हमने एडजेक्टिव में एक पढ़ा था वर्ड लेटर, लेटर का मतलब आफ्टरवर्ड, इसका यूज कर लो। अगर एज एन एडवर्ब यूज करना चाहते हो तो आफ्टर की जगह लेटर लिख दो, LATER, ठीक है। और नहीं तो आफ्टर को एज अ प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा उसका, आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर दिस, आफ्टर दैट, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड्स टाइनी हैंड सॉफ्टली टच्ड माई फेस। ये जो बच्चा है ना, अगर इसने एगो इस यहाँ पे आफ्टर की जगह एगो बताया, बेटा सोच लो, थोड़ा सा सोच लिया करो। ये विल मीट लिखा हमने, फ्यूचर है, फ्यूचर में एगो कैसे यूज कर लोगे, पहली गलती। दूसरी गलती हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि अगर हम एगो लिखेंगे तो हमें एगो के साथ में बताना भी पड़ेगा हाउ मच एगो, आफ्टर के साथ में बता तो रखा नहीं हाउ मच, ठीक है। तो एगो मत लिखो, लेटर लिखो, बाद वाले टाइम को रेफर करने के लिए लेटर का यूज कर लिया करो, LATER। फिफ्थ का आंसर बता दो, फोर्थ, सॉरी फोर्थ का आंसर बता दो, फोर्थ का आंसर बता दो। देखो मैं समझाता हूँ और समझना। एक हमने यहाँ पे एडवर्ब लिखा हार्ड, हार्ड क्या छोड़ो, ये लिख देते हैं जो यहाँ पे लिखा सॉफ्टली। एक हमने लिखा जेंटली। अब देखो, ये जो सॉफ्टली है ना, ये एडवर्ब ऑफ स्पीच वर्ब्स है, स्पीकिंग की जो वर्ब्स होती है ना उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। और जेंटली जो है ये एडवर्ब ऑफ एक्शन है, एक्शन, ठीक है, ये ऐसे है। सॉफ्टली का मतलब आप ये समझ सकते हो कि हार्ड का एंटोनिम है। मान लो हमने किसी पर्सन पे अटैक किया बहुत तेजी से, पूरे जोर से किया, ठीक है, तो हम कहेंगे दे हिट हिम हार्ड, हार्ड का मतलब विद फोर्स। लेकिन अगर उन्होंने मान लो बहुत कम फोर्स का यूज करके किया तो हम कह देंगे, एक मिनट, हार्ड लिख दिया, उल्टा लिख रहा हूं, ठीक है। ये है हार्ड का एंटोनिम, जेंटली। और ये है लाउडली का एंटोनिम। अब लाउडली जो एडवर्ब होता है ये स्पीकिंग का एडवर्ब होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारा बोलने का ढंग क्या है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लाउडली का यूज करते हैं। तो लाउडली एडवर्ब डिस्क्राइब करता है स्पीकिंग की वर्ब्स को, जैसे आस्क है, से है, साउट है, ठीक है, प्रे है। अच्छा, और जो हार्ड है वो एक्शन वर्ब्स हैं, हिट हार्ड, ठीक है, पुश हार्ड, ठीक है, इस तरीके से थ्रो हार्ड। तो जो एक्शन वर्ब्स होते हैं उनके लिए हम हार्ड का यूज करते हैं, हार्ड का मतलब होता है विद फोर्स, जोर से। अच्छा, जेंटली उसका एंटोनिम होता है, उसका मतलब होता है विद लिटिल फोर्स, बहुत कम जोर से, ठीक है। अच्छा, और लाउडली जब हम तेज तेज बात करते हैं तो उसके लिए हम एडवर्ब यूज करते हैं लाउडली। उसी तरीके से अगर हम धीरे आवाज में बात करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं सॉफ्टली। तो सॉफ्टली का यूज हम करते हैं उन वर्ब्स के साथ में जो स्पीकिंग की वर्ब्स होती हैं, और जेंटली का यूज करते हैं उनके साथ जो एक्शन की वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ये जो हमने टच वर्ब लिखी ना, टच, ये टच वर्ब स्पीकिंग की वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब है। टच करना एक एक्शन है, बोलना नहीं है, तो इसके लिए सॉफ्टली का नहीं जेंटली का यूज करो। द चाइल्ड्स टाइनी हैंड जेंटली टच्ड माई फेस, ये लिखो, ठीक है। हाँ, सॉफ्टली में ही गड़बड़ है बेटा, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। नेक्स्ट में आ जाओ, शी केप्ट रिपीटिंग हिज नेम जेंटली ओवर एंड ओवर अगेन। अब देखो रिपीटिंग लिखा हुआ है, रिपीटिंग,
ठीक है। केप्ट रिपीटिंग हिज नेम, उसका बार बार नाम बोलता रहा, तो ये स्पीकिंग की वर्ब है। रिपीट करना मतलब यहाँ पे बोलना है। ठीक है। तो ये स्पीकिंग की वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, तो ये स्पीकिंग वर्ब है ना, इसके लिए लिखो सॉफ्टली। सॉफ्टली का मतलब धीमी आवाज में, धीरे धीरे, नॉट लाउडली बट सॉफ्टली। तो एक तो ये सॉफ्टली और जेंटली का डिफरेंस ध्यान रखना। एक वर्ड में यहाँ पे और बता देता हूँ, लिखा नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूँ, उसको ध्यान रखना। स्ट्रांगली, स्ट्रांगली जो एडवर्ब होता है ना, इसका यूज हम करते हैं बिलीफ, इमोशन के लिए, कन्विक्शन के लिए। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस आइडिया। तो जो हमारी बिलीफ होती है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उनके लिए हम स्ट्रांगली का यूज करते हैं। स्ट्रांगली इमोशनल पर्सन, ठीक है। स्ट्रांगली एडामेंट। तो स्ट्रांगली का यूज हम करते हैं बिलीफ के लिए। बिलीफ का मतलब हमारी जो मान्यताएं होती हैं, माइंड से रिलेटेड जो एक्शन होते हैं, वो बिलीफ के लिए और इमोशंस के लिए। आई स्ट्रांगली सपोर्ट देम। ठीक है। बेटा देखो, हमने विक्रम सिंह ये पढ़ा था, तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो, वास्तव में पूछने के बहुत शौकीन हो, सोचना नहीं चाहते हो, बिल्कुल सोचते नहीं हो। हमने पढ़ा था कि या तो हम वर्ब के बाद लिखेंगे या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, नहीं तो हम पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये भी तो पढ़ा था। या तो ऐसे लिख दो, द चाइल्ड्स टाइनी हैंड टच माई फेस जेंटली, नहीं तो पहले लिखा रहने दो। देखो, पीपल मस्ट वर्क हार्ड इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग थिंग्स फ्रीली। ये तो आसान है, समझ में आ गया होगा। आंसर बताओ भाई इसका। देखो, ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। एक वर्ड है फ्री, एक वर्ड है फ्रीली। ठीक है। इन दोनों के मीनिंग बताओ पहले, फिर मैं समझाता हूं तुम्हें। फ्री और फ्रीली, इन दोनों के मीनिंग बताओ। देखो मैं बताता हूं। ये जो फ्री वर्ड है ना, पहले तो ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव होता है। फ्रीली केवल एडवर्ब है। फ्री का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ना हो, मुफ्त मिले। ठीक है। और फ्री का मतलब इंडिपेंडेंट भी होता है। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको एज एन एडवर्ब यूज करते हैं, तो फ्री का मतलब होता है एट नो प्राइस। एट नो प्राइस का मतलब बिना कीमत के, मुफ्त में। ठीक है। विदाउट मेकिंग पेमेंट्स। अच्छा, फ्रीली का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, अपने तरीके से। ठीक है। विदाउट एनी कोerसन, बिना किसी कोerसन के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, अपने तरीके से। ठीक है, इनके ये मतलब होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखो, हमने कहा पीपल मस्ट वर्क हार्ड इंस्टेड, कि लोगों को मेहनत करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग थिंग्स फ्री, मुफ्त मांगने के बजाय चीजों को। ठीक है। तो जब हम किसी चीज की इंडिपेंडेंस को, किसी पर्सन की इंडिपेंडेंस को रेफर करते हैं ना, तो फ्रीली का यूज क्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मैन हैड नो वन टू whom ही कुड टॉक फ्री, कि मतलब उस पर्सन का कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपने मन की बातें कर पाता विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। देखो, जैसे हमने लिखा ना फ्रीली, तो फ्रीली का मतलब हो गया विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। विदाउट एप्रीहेंशन। तो फ्रीली का मतलब विलिंगली, पूरे मन से। ठीक है। और फ्री का मतलब तो है ही विदाउट मेकिंग पेमेंट्स, विदाउट मेकिंग पेमेंट्स, बिना पेमेंट किए, बिना पे किए। ये हो गया।
तो जैसे हमने कहा था मैन हैड नो वन टू होम ही कुड टॉक फ्रीली, कि उस आदमी का कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो विलिंगली मतलब अपने मन की पूरी बात कर पाता। ठीक है, मतलब हर एक पे उसको डाउट रहता था कि ये पर्सन अगर मैं इसे पूरी बात बताऊंगा तो फायदा उठाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो फ्रीली का मतलब होता है विलिंगली, पूरे मन से, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और विदाउट एनी एप्रीहेंशन, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के, इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट वॉज वाइटल दैट द इलेक्शंस बी फ्रीली ऑफ कोerशन और इंटिमिडेशन। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखना, ये जो बी है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। अब हमने कहा ये जो फ्री वर्ड होता है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है। फ्रीली जो है वो केवल एडवर्ब होता है। अब हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है, तो फ्री लिख दो। इट वॉज वाइटल दैट द इलेक्शंस बी फ्री ऑफ कोerशन और इंटिमिडेशन, कि भाई ये जरूरी है कि जो इलेक्शंस हो उनमें कोई कोerशन ना हो, जोर दबाव ना हो, और कोई धमकाना वगैरह ना हो, इंटिमिडेशन ना हो, कोई डर ना हो, भय ना हो। ठीक है, बिना भय के और बिना दबाव के इलेक्शन करवाए जाएं। ठीक, हाँ, इलेक्शंस भी फ्री ऑफ कोerशन और इंटिमिडेशन, बिना भय और बिना मतलब जोर दबाव के। फोर्थ और फिफ्थ देखो, आई डोंट थिंक यू कैन बाय दिस फोन मोर चीप समवेयर एल्स। देखो ये भी समझा देता हूं। एक वर्ड हो गया चीप और एक वर्ड हो गया चीपली। ठीक है, चीप का मतलब होता है, एक बार तुम ही इनके मीनिंग बताओ पहले। इन वर्ड्स के एक बार मीनिंग बताओ अपने आप। चीप का मतलब तुम्हें क्या पता है और चीपली का मतलब क्या पता है, पहले एक बार बताओ, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं उन्हें। अब देखो मैं बताता हूँ, चलो तुम आंसर नहीं बता, आंसर ही बताओगे। चीपली का मतलब होता है विदाउट स्पेंडिंग मच, विदाउट स्पेंडिंग मच, बहुत ज्यादा खर्च किए बगैर, मतलब कम में। ठीक है, अच्छा, चीप का मतलब होता है लो प्राइसेस। अब इसे ऐसे समझना, मान लो कोई चीज 10 रुपए की है और हमें डिस्काउंट पे या सेल में वो मिल गई 8 रुपए की। वी बॉट इट चीप, वी बॉट इट चीप, वी बॉट इट चीप का मतलब हो गया कि हमें वो चीज मिल गई लो प्राइसेस में, जितनी उसकी एक्चुअल प्राइस है उससे कम में, तो हम कहेंगे आई बॉट इट चीप। लेकिन मान लो कोई एक जगह है, वहां पे आप रहोगे तो आपका 10,000 रुपये महीने का खर्चा होगा, लेकिन एक कोई दूसरी जगह है वहां पे आप रहोगे तो आप 7,000 रुपये महीने का खर्चा होगा। तो अब ये जो है ना, लो प्राइसेस में नहीं मिल रही, 10,000 की जगह हमें, या 10,000 के जो चीज है वो हमें 7,000 की नहीं मिल रही। अब हमें कहना पड़ेगा आई लिव्ड देयर चीपली। चीपली का मतलब विदाउट स्पेंडिंग मच, कि मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं चाहता तो ज्यादा खर्च कर लेता, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं, कम में खर्च कर लिया, अपना कम में काम चला लिया। ठीक है, ये चीप और चीपली का डिफरेंस तुम्हें ध्यान रखना है। चीप का मतलब है लो प्राइस, कम कीमत में, मतलब कोई चीज जो है उससे कम कीमत में अगर वो मिल जाए जितनी की वो है तो चीप, अदरवाइज चीपली। अब हमने लिखा है डोंट थिंक यू कैन बाय दिस फोन मोर चीप समवेयर एल्स, कि मान लो कोई फोन है 20,000 रुपए का और हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हें इससे कम कीमत में कहीं और ये मिलेगा नहीं। ठीक है, जहां मिलेगा इतने का ही मिलेगा, तो लिखो चीपली। ठीक है, फिर हमने लिखा वायलेंस लाइक दिस डू नॉट कम चीपली। ठीक है, कि हमने कहा इस तरीके की जो वायलेंस है ये सस्ती नहीं मिलती, मतलब इनकी जो एक्चुअल प्राइस है वो उतने पे ही मिलती है, उन पर डिस्काउंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता कि लो प्राइसेस में मिल जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे चीप। तो चीप का मतलब हो गया लो प्राइसेस। ठीक है, हाँ, और चीपली का मतलब हो गया विदाउट स्पेंडिंग मच। क्वेश्चन टू में टू के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन होम नहीं आ सकता। द मैन हैड नो वन टू होम ही कुड टॉक फ्री, के रिलेटिव प्रोनाउन होम नहीं आ सकता, विच आना चाहिए। विच क्यों आना चाहिए बेटा, नो वन का मतलब पर्सन है ना, यहाँ पे नो वन का मतलब पर्सन है, तो पर्सन के लिए तो होम प्रोनाउन ही लिखना पड़ता है। विच का यूज तो थिंग्स एनिमल्स के लिए करते हैं। नो वन का मतलब नो बडी, कोई पर्सन। चलो, देर इज अ साइड टू हिज कैरेक्टर विच यू हैव नॉट सीन स्टिल। देर इज अ साइड टू हिज कैरेक्टर विच यू हैव नॉट सीन स्टिल।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, इसके लिए हमें दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। मतलब ये सारे क्वेश्चंस हमारे एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहले तो बेसिक समझो इसका क्या है जो हमें समझना है। ये दो वर्ड हैं, एक है स्टिल और एक है येट। इन दोनों का यूज हमें सीखना है, पेपर में कई बार इन पे बेस्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। अगर हम इनके लिटरल मीनिंग की बात करें तो येट का मतलब होता है टिल नाउ, ठीक है, हाँ। और स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ। पहले तो ये समझ लो कि येट का मतलब होता है टिल नाउ और स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ठीक है। येट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक्शन को रिलेट करना हो अपने टाइम ऑफ स्पीकिंग से। टिल नाउ का मतलब अब तक, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक, ठीक है। और स्टिल का मतलब तो इवन नाउ। पिछली क्लास में शायद हम कल ही पढ़ रहे थे कि इवन का यूज हम करते हैं सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए। तो इवन नाउ का मतलब हम यहाँ पे सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहे हैं रिलेटेड टू टाइम, कि जो हमारा सरप्राइज एलिमेंट है ना वो टाइम है। इवन नाउ का मतलब टाइम को लेकर हम सरप्राइज हैं, ठीक है। खैर ये समझ जाना। उसके बाद में दूसरी चीज, येट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी काम के नहीं होने को रेफर करना होता है। मतलब समथिंग वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन बट एक्चुअली हैजंट हैपेंड, कि कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेड था होना लेकिन हुआ नहीं है। तो इसका यूज हम करते हैं नेगेटिव कंप्लीशन को स्ट्रेस करने के लिए, कि कोई काम जो हमने एक्सपेक्ट कर रखा हो होना लेकिन हुआ ना हो। तो ये बताने के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं, सॉरी येट का यूज करते हैं। अच्छा, स्टिल का यूज हम करते हैं अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए, कि कोई चीज ऐसी जो होनी नहीं चाहिए, कोई काम ऐसा जो होना नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी इफेक्टिव है, नहीं होने के बावजूद इफेक्टिव है, इसी वजह से हम सरप्राइज्ड हैं। तो इसका यूज हम करते हैं कॉन्टिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइजिंग कॉन्टिन्यूटी, कि कोई एक्शन उस समय भी कॉन्टिन्यूअस है जिस समय वो नहीं होना चाहिए, मतलब दैट्स व्हाई वी आर सरप्राइज्ड। ये है। अब मैं हिंदी में एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनना। येट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो जिसका होना एक्सपेक्टेड था लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है। स्टिल का यूज हम उन एक्शंस के लिए करते हैं जिनका नहीं होना एक्सपेक्टेड था लेकिन वो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। अब यहां जाओ, हमने लिखा देयर इज अ साइड ऑफ हिज कैरेक्टर विच यू हैव नॉट सीन स्टिल। अब ये परफेक्ट टेंस लिखा है, कंप्लीशन को रेफर किया जा रहा है, तो येट लिख दो, ठीक है। फिर हमने लिखा दे आर येट आर गोइंग वी कैन हियर देम डाउन द रोड, कि वो अभी भी लड़ रहे हैं और हम उनकी आवाज सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है, कॉन्टिन्यूटी को रेफर करना है तो स्टिल लिख दो। अब होता क्या है, जो येट और स्टिल है ना, इनका एक तो यूज बहुत आसान होता है, सीधे आप टेंस देखकर जान सकते हो कि भाई परफेक्ट टेंस लिखा है तो येट आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है तो स्टिल आएगा। क्योंकि स्टिल कॉन्टिन्यूटी को रेफर करने के लिए होता है और येट जो होता है वो कंप्लीशन को रेफर करने के लिए होता है। तो परफेक्ट टेंस लिखा है तो येट आ गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है तो स्टिल आ गया। ये तो खैर चलो हमने टेंस देखकर आंसर ऐसे ही लिख दिया, बाकी मैं समझा भी देता हूँ। देखो, देर इज अ साइड टू हिज कैरेक्टर विच यू हैव नॉट सीन येट। इसका मतलब हो गया कि उसके कैरेक्टर की एक ऐसी भी साइड है जो अभी तक तुम्हें पता नहीं है, मतलब टिल नाउ, विच यू हैव नॉट सीन टिल नाउ, कि जो अभी तक तुम जानते नहीं हो कि उसका कैरेक्टर ऐसा भी है। मतलब यू विल कम टू नो अबाउट इट सम टाइम इन फ्यूचर बट नॉट नाउ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। दे आर स्टिल आर्गुइंग का मतलब दे आर इवन नाउ आर्गुइंग, कि मतलब कोई लोग झगड़ा कर रहे थे और काफी टाइम हो गया, और इतने टाइम तक लोग जनरली झगड़ा करना बंद कर देते हैं लेकिन उन लोगों ने भी बंद नहीं किया, अभी भी अपना झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सरप्राइज हैं उस ड्यूरेशन को लेकर जिस ड्यूरेशन तक ये झगड़ा कर चुके हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है स्टिल आ जाएगा, परफेक्ट टेंस है तो येट आ जाएगा। अब कहानी इस तरीके के एग्जाम्पल में होती है। अब क्या करोगे, थर्ड सेंटेंस, क्योंकि यहां पे ना तो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा ना हमने परफेक्ट टेंस लिखा, यहां पर हमने वर्ब लिखी है इज। अच्छा, बी की फॉर्म से होती हैं इज एम आर वॉज वर, ये इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती हैं। तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस। जो हमने थर्ड एग्जांपल लिखा ना, ये इंडेफिनिट टेंस है, ना ये परफेक्ट है ना ये कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस होता तो हम जान जाते स्टिल आएगा, परफेक्ट होता तो हम जान जाते येट आएगा, लेकिन ये ना परफेक्ट है ना ये कॉन्टिन्यूअस है। अब बताओ इसमें जो स्टिल लिखा वो सही है या येट लिखे वो सही होगा? थर्ड एग्जाम्पल का आंसर बताओ। Despite several reminders, she is still to pay her subscription fees. सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो विच ही बनता है। बहुत मारूंगा, समझा? कोई भी प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, हुम भी तो ऑब्जेक्ट होता है। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है बेटा, वो भी तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। पर्सन के लिए हुम लिखा करो, थिंग्स के लिए विच लिखा करो, मूर्खों वाली बात कम किया करो, समझे? कि प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट तो विच होता है, हुम नहीं होता है। हैं? कहीं ओवर टाइम कर लिया क्या?
मैं पढ़ाता हूं कुछ और तो सीख आता है ससुर कुछ और। अब देखो, खैर आंसर तो यही कि इसमें येट आएगा। येट क्यों आएगा मैं बता देता हूं। ये जो हमने वर्ड लिखा ना यहाँ पे टू पे, ये इन्फिनेटिव है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूं, अगर तुम्हें पहले से ना पता हो, हालांकि वो तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल में हमने उसको डिस्कस कर रखा है, ठीक है। देखो, मैंने लिखा आई एम, एक मिनट, आई एम मत लिखना। देखो, जैसे मैंने लिखा दे रिग्रेटेड टू मीट हिम, ठीक है। दूसरा, दे वांटेड टू हैव मेट हिम, ठीक है। ये दो एग्जांपल देखो। आप प्रवीण कुमारी, इसकी देखो कैसे खीसें फूट रही हैं। दूसरे की खिसाई हो जाए तो इसकी खीसें फूटती हैं। अब जैसे हमने लिखा दे रिग्रेटेड टू मीट हिम एंड दे वांटेड टू हैव मेट हिम। अब यहाँ पे समझना, इन दोनों सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है रिग्रेटेड और यहाँ पे मेन वर्ब है वांटेड, ठीक है। इस मेन वर्ब के अलावा हमने एक और वर्ब लिखी है इन्फिनेटिव। ये जो टू हैव मेट है ना, ये भी इन्फिनेटिव है, और ये जो टू मीट है ये भी इन्फिनेटिव है। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। ये जो टू मीट है ना, ये इन्फिनेटिव है इंडेफिनिट स्टेट का। इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो ना कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है, ठीक है। और ये जो टू हैव मेट हमने लिखा है ना, ये इन्फिनेटिव है परफेक्ट स्टेट का। परफेक्ट स्टेट का मतलब कंप्लीशन होता है कि काम हो चुका है। तो जो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं ये इन्फिनेटिव होता है। अगर हम इन्फिनेटिव को टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिख देंगे ना, तो ये इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म होगी, और इसका मतलब होगा कि जिस एक्शन को हम इन्फिनेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं ना, वो हो चुका एक्शन है। हो चुका मतलब उसकी स्टेट कंप्लीशन की है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हमने लिखा दे वांटेड, वो चाहते थे मिलना उससे। तो इसका मतलब अगर वो चाहते थे तो अभी मिल तो पाए नहीं होंगे, बाद में मिलेंगे। तो अगर अभी ये काम नहीं हुआ है मिलने वाला, बाद में होगा, तो हमें इंडेफिनिट स्टेट का इन्फिनेटिव लिखना चाहिए, टू मीट। फिर हमने लिखा दे रिग्रेटेड, पछताए, रिग्रेट किया उन्होंने। अब हमें पता है कि रिग्रेट कोई पर्सन किसी काम के होने के बाद ही करता है, पहले नहीं करता है। तो अगर उन्होंने रिग्रेट किया तो इसका मतलब वो उससे मिल चुके होंगे, ठीक है। तो मिलने के बाद पछता रहे हैं कि क्यों मिलने चले गए इससे। तो अगर वो ये काम करने के बाद पछता रहे हैं और ये काम पहले हो चुका है, तो इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखो, टू हैव मेट। सो दे रिग्रेटेड टू हैव मेट हिम, तो इसका मतलब हो गया पहले उन्होंने उससे मिल लिया और बाद में उन्हें पछताना पड़ गया, मतलब जो सोच के गए होंगे वैसा नहीं हुआ होगा, लेने के देने पड़ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड में हमने लिखा दे वांटेड टू मीट हिम, तो अभी उसको मिले नहीं है, बाद में मिलेंगे, तो हमने इन्फिनेटिव लिख दिया। तो ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं ना इन्फिनेटिव इंडेफिनिट स्टेट का, ये इंडेफिनिट स्टेट का जो इन्फिनेटिव होता है, ये उन एक्शंस को रेफर करता है जो अभी नहीं हुए, बाद में होंगे। तो अगर हम ये लिख रहे हैं डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर्स शी इज स्टिल टू पे हर सब्सक्रिप्शन फीस, तो अगर हम यहाँ पे इन्फिनेटिव लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसने अभी अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं की है, बाद में करेगी। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं शी हैज नॉट पेड हर सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब हम काम के होने को नहीं, हम काम के नहीं होने को रेफर कर रहे हैं कि काम अभी तक नहीं हुआ, हमने इतने रिमाइंडर्स उसको भेजे तब भी उसने अपनी फीस को पे नहीं किया। मतलब वी आर रेफरिंग टू नॉट हैपनिंग, हम काम के नहीं होने को रेफर कर रहे हैं कि अभी को तक कोई काम नहीं हुआ। तो अगर हमें काम के नहीं होने को रेफर करना हो तो येट लिखा करो, काम के होने को रेफर करना हो तो स्टिल लिखा करो, तो येट आ जाएगा। हाँ सही है इसलिए। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो हम इन्फिनेटिव्स लिखते हैं, ये इन्फिनेटिव से इंडेफिनिट स्टेट में जो हम लिखते हैं, तो ये उन एक्शंस को रेफर करते हैं जो बाद में होंगे, अभी तक नहीं हुए। तो इनके साथ येट का यूज किया करो, ये हमेशा ध्यान रखना। इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो उन एक्शंस का रेफरेंस होते हैं जो अभी तक नहीं हुए, बाद में होंगे, तो उनके साथ येट का लिखा करो यूज, ठीक है। बाकी कॉमन सेंस की बात है, वो अपना समझ लो, थोड़ी सी टेढ़ी है सुनने में लेकिन समझ लो। कोई काम जो नहीं होना चाहिए हो रहा है, तो स्टिल लिखेंगे उसके लिए, दे आर स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल टीचिंग वगैरह वगैरह। कोई काम जो हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, उसको रेफर करना तो हम येट लिखेंगे, आई हैवेंट इन्फॉर्म्ड हिम येट, दे हैवेंट रिटर्न्ड येट वगैरह वगैरह। चलो अब नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा इट इज येट डे लाइट बट मैनी कार्स हैव देयर हेडलैम्प्स ऑन।
कि अब हम कह रहे हैं कि अभी भी लाइट है, मतलब अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सी कार्स हैं उन्होंने अपने हेडलैम्प्स ऑन कर दिए। तो जनरली होता है क्या, हेडलैम्प्स को ऑन हम करते हैं तब जब अंधेरा हो जाता है, ठीक है, शाम हो जाती है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, अभी भी डे लाइट है, अभी भी उजाला है। तो अगर भी उजाला है तो मतलब हम रेफर कर रहे हैं किसी काम के होने को, ना कि किसी काम के नहीं होने को। अगर हम किसी चीज के होने को रेफर कर रहे हैं तो स्टिल लिखो, इट इज स्टिल डे लाइट इवन नाउ। मतलब इस समय, जिस समय लोगों ने अपने हेडलैम्प्स गाड़ियों के ऑन कर लिए, उस समय भी अंधेरा नहीं हुआ है। मतलब हम किसी चीज के होने को रेफर कर रहे हैं तो स्टिल लिख दो। फिफ्थ का आंसर बताओ, आई कैंट स्टिल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आई हैव रिवाइज इट ट्वाइस नाउ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत हो गई आज तो, थकान सी हो रही है, ठीक है। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, ठीक है। और ये हमारा एडवर्ब चैप्टर आज कंप्लीट नहीं हुआ, इसे हम कल कंप्लीट करेंगे, और कल ही हम इस चैप्टर के डाउट्स भी लेंगे, मतलब कल हमारे पास टाइम बचेगा, इसका मतलब ये। आज तो सब मिक्स हो गया, तो कोई नहीं बच्चे, रिवीजन कर लेना। हाँ, रिग्रेटेड मीटिंग में लिख सकते हैं बच्चे, से आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई कांट स्टिल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आई हैव रिवाइज्ड इट ट्वाइस दो। देखो, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। ही स्टिल डिडंट हेल्प मी। अब देखो, हमने पढ़ा कि स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ। इसका यूज हम करते हैं किसी ऐसे एक्शन के टाइम को रेफर करने के लिए जो कि सरप्राइजिंग होता है, कि कोई एक्शन ऐसे टाइम पे हो रहा है जब उसको नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए उससे पहले, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो हम ये बताने के लिए स्टिल का यूज कर लेते हैं। इसका मतलब इवन ना होता है। लेकिन अब एक दूसरी चीज स्टिल के बारे में समझना, ये जो स्टिल एडवर्ब होता है ना, ये कॉन्ट्रास्ट का भी एडवर्ब होता है। इसका यूज हम कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए करते हैं। कोई सिचुएशन कॉन्ट्रास्टिंग होती है ना, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा ही इज माई फ्रेंड, कि वो मेरा दोस्त है, तो उसको मेरी मदद करनी चाहिए थी। मान लो मुझे कभी मदद की जरूरत पड़ गई और कोई पर्सन मेरा फ्रेंड है, तो कायदे से उसको मेरी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन हमने कहा ही स्टिल डिडंट हेल्प मी, लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। मतलब हम यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, उसे शो करना चाह रहे हैं। तो ये जो स्टिल हमने लिखा है ना, ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए लिखा है, कि कोई पर्सन जो फ्रेंड है और फिर भी दूसरे की अपनी मदद नहीं कर रहा, ठीक है। तो स्टिल का यूज हम कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए भी करते हैं और टाइम को रेफर करने के लिए करते हैं। अब होता है क्या, जब हम इसका यूज कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए करते हैं ना, तो हम इसे लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद और प्रेडिकेट से पहले। प्रेडिकेट से पहले का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब होती है, उनसे सबसे पहले। तो इसकी पोजीशन ये है, ही स्टिल डिडंट हेल्प मी। लेकिन अगर यही स्टिल जो होता है वो टाइम वाला एडवर्ब होता, तो हम इसे कहां पे लिखते, देखो, तब हम लिखते हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, इट इज स्टिल रेनिंग। इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। तो ये कॉन्ट्रास्ट नहीं शो कर रहा है, ये टाइम वाला एडवर्ब है। तो स्टिल का यूज अगर हम टाइम के लिए करें, इवन नाउ के मीनिंग के लिए करें, तो इसको लिखा करो मेन वर्ब से पहले, और अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद, ठीक है। लेकिन अगर हम कभी स्टिल का यूज कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए करें, तो इसका यूज करा करो प्रेडिकेट से पहले। प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कुछ भी है तो उससे पहले। अब इस एग्जांपल में आओ, हमने लिखा है कांट स्टिल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आई हैव रिवाइज्ड इट ट्वाइस दो। तो अब मैंने इस कॉन्सेप्ट को 2 बार रिवाइज कर लिया, तो 2 बार में तो कायदे से समझ में आना चाहिए, लेकिन ये अभी भी नहीं समझ में आया। तो इट इज कॉन्ट्रास्टिंग, कि कोई सिचुएशन ऐसी है जब हम रिवीजन कर लेते हैं तो बात हमें समझ में आ जाती है, 2 बार कर लेते हैं तब तो पक्का ही समझ में आ जाती है। लेकिन फिर भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाया इस कॉन्सेप्ट को, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट है तो स्टिल को यहां लिखो, आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। स्टिल का मतलब है फिर भी, हिंदी में इसका मतलब फिर भी होता है इस वाले का, इसका मतलब होता है फिर भी, कॉन्ट्रास्ट। और इसका मतलब होता है अभी भी, टाइम वाले का। तो अगर हम कभी स्टिल का यूज कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए सेंटेंस में करें, ना कि टाइम को रेफर करने के लिए, तो इसका यूज क्या करो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका यूज टाइम को रेफर करने के लिए करें, तो इसका यूज क्या करो, मेन वर्ब से पहले, ठीक है। गुड नाइट भाई, एक बच्चे ने, 2 बच्चों ने कह दिया गुड नाइट। आज क्लास होगी 9 बजे वाली, हाँ बिल्कुल। आज 9 बजे वाली जो क्लास है ना बच्चे यूट्यूब पे, वो बिल्कुल होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ, एडवर्ब चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स बच गए डिस्कस करने के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्ट बचे हैं, मतलब आज जितना हमने पढ़ा है इसका लगभग आधा बचा हुआ है, ठीक है। तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, और कल ही मैं तुम लोगों के डाउट्स भी जो एडवर्ब से रिलेटेड होंगे कल ही लूंगा, ठीक है। और बाकी आज के लिए अब तो मैं करता हूँ सबको बाय।
ठीक है, 9 बजे यूट्यूब पे एक सेशन है, तब यूट्यूब पे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स भाई, बाय, टेक केयर।